हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 14 दिसंबर 2020। तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। ये करंट अफेयर्स आप जाके वेबसाइट pendulumedu.com पर भी पढ़ सकते हैं और साथ ही आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हैं और जो न्यूज़ उसको रिवाइज करेंगे और फिर हम करंट डे की जो न्यूज़ है और जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। सो हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसको जर्मन वॉच जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को जारी करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलके इस इंडेक्स को जारी करते हैं। इसमें इंडिया की जो रैंक थी फॉर दिस ईयर, ये रैंक आई है 10th। तो इंडिया एक पोजीशन नीचे गिरा है। 2020 का जो इंडेक्स आया था जिसमें 2019 का आकलन किया गया था, 2019 में रिलीज किया गया था, उसमें इंडिया की 9th रैंक थी और इस वर्ष इंडिया की 10th रैंक है। टॉप 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं रही है। 4th रैंक पर सीधे फिर स्वीडन है जो लास्ट ईयर भी 4th रैंक पर थी। इसके बाद स्वीडन के बाद यूके और डेनमार्क जो हैं वो 5th और 6th पोजीशन पे रहे हैं। और इंडिया और यूके, सिर्फ इंडिया और यूके, ये दो ऐसी G20 कंट्रीज़ रही हैं जो टॉप 10 में जिन्होंने स्थान हासिल किया है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। चाइना की हम बात करें तो चाइना की इस वर्ष 33rd रैंक है। ठीक है, और जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया, ये इस इंडेक्स के बॉटम में है। और ये रिपोर्ट बताता है कि कोई भी कंट्री पेरिस एग्रीमेंट में जो भी कमिटमेंट किए थे कि भाई जो वैश्विक टेम्परेचर होगा उसमें जो इंक्रीमेंट है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे रहेगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, उसके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये इंडेक्स जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था? 2005 में पब्लिश किया गया था। और इसमें बेसिकली 14 इंडिकेटर्स होते हैं, 14 इंडिकेटर्स होते हैं जिनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 मेजर कैटेगरी हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी। इसके बेसिस पर कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डेज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये डैश को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 7 जून, 11 दिसंबर एंड 7 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। अच्छा, इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है ये 2003 से मनाया जा रहा है हर वर्ष 11 दिसंबर को। और वर्ष 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स भी मार्क किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और 2021 से लेकर 2030 का जो ये डेकेड है इसको UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो 2020 की थीम है इंटरनेशनल माउंटेन डे की, वो है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पर्वतीय जैव विविधता। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने की बात है क्योंकि कम से कम 15% जो वर्ल्ड की आबादी है और जो 25% एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो माउंटेन पर रहते हैं। अच्छा, इससे जुड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नंबर 15 विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ ऑन लैंड, सस्टेनेबल कंजर्वेशन ऑफ लाइफ ऑन लैंड। Next is International Bharti Festival 2020 has been organized on the 138th birth anniversary of Dash। अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का आयोजन डैश की 138वीं जयंती पर किया गया।
सुब्रमण्य भारती, सुराथा, थिरुवल्लूर और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हाल ही में पीएम मोदी ने इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 को 11 दिसंबर को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। और ये जो इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल है, ये जो एक महान कवि हैं, तमिल के राइटर और पोएट में से एक है, महान तमिल के राइटर पोएट में से एक है महाकवि सुब्रमण्य भारती। उनकी 138वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। एंड इस ओकेजन पे सीनी विश्वनाथन को भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने जो सुब्रमण्य भारती का कामों का आकलन किया है, उनको एक साथ लेकर आए हैं, कंपेंडियम क्रिएट किया है। अच्छा, जो सुब्रमण्य भारती हैं, ये महाकवि भारती के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने जब इंडियन का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उस दौरान इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी थी, पोएम्स लिखी थी मोटिवेटिंग। इसके अलावा उन्होंने कुछ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इन पे भी उन्होंने आर्टिकल्स और पोएम्स लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। World's largest satellite-based narrowband Internet of Things was launched recently by BSNL. NB-IoT is a dash radio technology. विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स हाल ही BSNL द्वारा लॉन्च किया गया NB-IoT डैश रेडियो तकनीक है। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लो पावर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, लो पावर वेब एक्सेस नेटवर्क एंड लो पावर वर्ल्ड वाइड ऑटोमेटिक नेटवर्क। तो ये NB-IoT जो है, ये लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है, LPWAN रेडियो टेक्नोलॉजी है। और ये इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, NB-IoT जो है, ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है स्काइलोटेक इंडिया के द्वारा। ठीक है। और इसमें जो सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैटेलाइट के लिए जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैटेलाइट लिंक्ड ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन प्रोवाइड करेगा? इसमें ये BSNL प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हैं, उनको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। और ये फिशरमैन, फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और लॉजिस्टिक एंटरप्राइजेस को लाभ पहुंचाएगा। BSNL 2000 में फाउंड की गई थी। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। प्रवीण कुमार पुरवार इसके करंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान इज डैश। उज्बेकिस्तान की राजधानी डैश है। ताशकेंट, तेहरान, बिश्केक एंड समरकंद। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। हाल ही में इंडिया और उज्बेकिस्तान का पहला वर्चुअल समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था, और दोनों कंट्रीज ने पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक दूसरे की कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में 9 MOU साइन हुए, विच वर इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा। और 2011 से इंडिया और उज्बेकिस्तान जो है ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। ये स्ट्रैटेजिक राजनीतिक साझेदार रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। और दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी $247 मिलियन है, और इसको ये बढ़ाकर $1 बिलियन करना चाहते हैं। ओके। उज्बेकिस्तान की हम बात करें तो सेंट्रल एशियन नेशन है ये, और ये अपना बॉर्डर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ शेयर करता है। इसकी जो करेंसी है उज्बेकिस्तान की वो है उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तानी सोम। ठीक है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? शवकात मिर्जियोयेव है। सो प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेक कौन है करेंटली? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शवकात, जैसे नाम दे दिया आपको प्रेसिडेंट का, पूछा कहाँ के प्रेसिडेंट है ये? मिर्जियोयेव। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। RTGS सिस्टम विल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक फ्रॉम डैश। RTGS प्रणाली 24 घंटे डैश से उपलब्ध होगी 1 जनवरी 2021, 25 दिसंबर 2020, 8 मार्च 2021 और 14 दिसंबर 2020। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो 14 दिसंबर यानी कि आज से RTGS सिस्टम ये 24/7 अवेलेबल होगा। और RTGS में जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं वो मिनिमम ट्रांजैक्शन इसमें 2 लाख का होता है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है।
मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। लास्ट ईयर आरबीआई ने जो एनईएफटी सिस्टम है, ठीक है, सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, एनईएफटी फैसिलिटी को 24/7 अवेलेबल कराया था दिसंबर 2019 से। और अब आरटीजीएस फैसिलिटी जो है ये भी अवेलेबल होगी। एनईएफटी की जो लिमिट होती है, एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक होती है। उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए यू हैव टू यूज दिस आरटीजीएस सिस्टम। तो अभी इससे फ़ायदा सब लोग को होगा, स्पेशली कस्टमर्स और बिजनेसेस को जो ज़्यादा पैसा जो है ट्रांसफ़र करते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एज पर द स्टडी ऑफ द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इंडियाज डैश डिस्ट्रिक्ट्स आर द हॉटस्पॉट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। ऊर्जा, पर्यावरण और जल अध्ययन परिषद के अध्ययन के अनुसार डैश जिले अतिविषम जलवायु घटनाओं के केंद्र हैं। 60%, 75%, 50% एंड 85%। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो पहली बार भारत में इस तरह का कोई स्टडी किया गया है और जिसमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स के बारे में पढ़ा गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से पीड़ित हैं, यानी कि अतिविषम जलवायु घटनाओं से पीड़ित हैं, जैसे कि साइक्लोन, फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट और कोल्ड वेव्स। तो इस स्टडी से पता चला है कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में जो नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी है अतिविषम जलवायु घटनाओं की, ये बड़ी है। जैसे पहले जो फ्लड्स होते थे, फ्रीक्वेंसी फ्लड्स की वो कम होती थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 8 गुना तक ये बढ़ गई है। इसी तरह लैंडस्लाइड्स जो हैं, एकदम बहुत भारी वर्षा है, हेल स्टॉर्म है, ये भी 20 गुना बढ़ गए हैं, ठीक है। और भारत में 2019 में 151 डिस्ट्रिक्ट थे जो 16 एक्सट्रीम फ्लड इवेंट से पीड़ित थे। सबसे ज़्यादा उसमें बरपेटा, दरांग, धेमाजी, ग्वालपारा ये सब थे। एंड इसके अलावा इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो पहले, अभी शिफ्ट हुआ है पैटर्न में, कि जो पहले फ्लड प्रोन एरियाज थे अब वो ड्रॉट प्रोन एरियाज बन गए हैं, और जो पहले ड्रॉट प्रोन एरियाज थे वो अब फ्लड प्रोन एरियाज बन गए। तो ये सभी जो है, ये जो चेंज इन वेदर पैटर्न हो रहा है, जो शिफ्ट इन वेदर पैटर्न हो रहा है, ये सभी इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, विच इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेट अप एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। निम्नलिखित में से कौन छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित करेगा? सिडबी, एग्जिम बैंक, IFCI एंड बोथ A एंड B। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हाल ही में सिडबी और एग्जिम बैंक ने प्लान किया है कि वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पार्टनरशिप में सेटअप करेंगे ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको लोन प्रोवाइड किया जाए। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं ये एक प्राइवेट पूलिंग होती है मनी की, जिसमें जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं इंटरेस्टेड, वो अपना पैसा देते हैं, फंड के फॉर्म में क्रिएट होता है, एंड देन उसमें से जो भी पैसा है वो लोन के फॉर्म में या इक्विटी के फॉर्म में दिया जाता है। तो जैसे आपने एंजल फंड सुना होगा, वेंचर फंड सुना होगा, ये सभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के एग्जाम्पल हैं और ये सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। इसमें OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं या फिर NRIs हैं, PI हो हैं, ये सभी जो है इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं AIF में। तो ये हमने प्रीवियस डे के जो न्यूज़ थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। चलिए अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन US ब्रोकर डील इजराइल एंड मोरक्को एग्रीड टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशन। तो US के द्वारा जो ब्रोकर डील है, जिसको अब्राहम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, सो इसके अंतर्गत इजराइल और मोरक्को ने अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमति बना ली है और मोरक्को जो है अब चौथा अरब देश बन गया है जो इजराइल के साथ अपनी हॉस्टिलिटीज जिसने एंड की है। इससे पहले UAE, बहरीन और सूडान ने अपने जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज कर लिए हैं इजराइल के साथ। इस एग्रीमेंट के अंदर इजराइल और मोरक्को जो हैं ये आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, यानी कि राजनयिक संबंध जो है वो स्थापित करेंगे, अपने अपने ऑफिसेज रिज्यूम करेंगे और दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के अंतर्गत US जो है वो मोरक्को की सॉवरनिटी ओवर वेस्टर्न सहारा, तो अमेरिकी पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को ये स्वीकार करेगा।
क्योंकि ये जो रीजन है ये मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में डिस्प्यूटेड था और मोरक्को इस पे अपनी सॉवरेनिटी को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करवा रहा है इस एग्रीमेंट के अंतर्गत। यूनाइटेड स्टेट्स विल बी द ओनली वेस्टर्न नेशन टू रिकॉग्नाइज द सॉवरेनिटी ऑफ मोरक्को ओवर वेस्टर्न सहारा। तो वेस्टर्न सहारा पे जो ये अपनी संप्रभुता बता रहा है मोरक्को, इसको एक्सेप्ट करने वाला सिर्फ यूएस एकलौता वेस्टर्न नेशन होगा। सो मोरक्को की आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेन के जस्ट पास में ही है मोरक्को, और ये अपना जो बॉर्डर है ये वेस्टर्न सहारा के साथ शेयर करता है, देन अल्जीरिया के साथ शेयर करता है। तो मोरक्को और अल्जीरिया वेस्टर्न सहारा को क्लेम करते हैं, और इसके साथ साथ जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करता है, इधर अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करता है। इसकी कैपिटल रबात है, ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ रबात, और मोरक्कन दिरहम इसकी करेंसी है, और ये अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। सेडेडाइन ओथामानी ये करेंटली प्राइम मिनिस्टर है मोरक्को के। सो क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फोर्थ अरब कंट्री टू एंड हॉस्टिलिटीज विद इजराइल आफ्टर यूएई, बहरीन एंड सूडान। यूएई, बहरीन और सूडान के बाद कौन सा देश इजराइल के साथ शत्रुता समाप्त करने वाला चौथा अरब देश बन गया है? कतर, मोरक्को, इराक एंड तुनिशिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मोरक्को। नेक्स्ट इज, एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा रिलीज की गई है, इसके अनुसार जो इंटरनेशनल लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ये 2000% जो है बढ़ गया है पिछले 4 दशकों में, और जो लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ये 500% से बढ़ गया है सिंस 2005, और ये सभी रेगुलेशन की कमी की वजह से, विनियमन की कमी की वजह से, व्यापार मार्गों की ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की वजह से और गरीबी की वजह से जो लीगल ट्रेड है वो अनसस्टेनेबल हो गया है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि यूरोपियन यूनियन और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं ये मेन कंज्यूमर्स हैं लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के, और इसके अलावा चाइना जो है, चाइना की जो मिडिल क्लास है ये लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में लिप्त है फॉर फूड एंड मेडिसिन, और जो नॉर्दर्न अमेरिका है, जो यूरोप है और जो कुछ पार्ट हैं एशिया के, ये नेट इम्पोर्टर हैं और कंज्यूमर हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड के। तो उत्तर अमेरिकी, यूरोप और एशिया कुछ हिस्से वन्य जीवों के उपभोक्ता और आयातक हैं, और जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये लार्जेस्ट इम्पोर्टर है लीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका कानूनी रूप से कारोबार वाले वन्य जीवों का सबसे बड़ा आयातक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि साइट्स जो है इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो भी इंटरनेशनल लीगल ट्रेड है इसको रेगुलेट करने में वाइल्ड लाइफ में। साइट्स ने वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिड्यूस किया है और कैप्टिव ब्रीडिंग को प्रमोट किया है, वाइल्ड लाइफ फार्मिंग को प्रमोट किया है एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैप्टिव ब्रीडिंग, वाइल्ड कैप्चर। The main drawback of sites is that it does not cover the trade of fishes and forestry resources. तो sites जो है ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड को तो जो है रिड्यूस करता है, बट इसका मेन ड्रॉबैक है कि इसमें जो मछलियाँ हैं और जो फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज हैं, जो यानी कि संसाधन है, ये इसमें शामिल नहीं है। और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है इसका मेन पर्पज़ रहता है कि जो फूड, लेदर, फर और ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं इसका ट्रेड किया जाए। वाइल्ड लाइफ फार्मिंग हैज़ इंक्रीज्ड वर्ल्ड वाइड एंड इट हैज़ रिड्यूस द हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो दुनिया भर में वन्य जीवों की खेती जो है इसमें वृद्धि हुई है और इसके कारण जो हंटिंग है वो उसमें कमी आई है। कैप्टिव ब्रीडिंग में इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड एंड कैन क्रिएट इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। कैप्टिव प्रजनन से उपभोक्ता मांग बढ़ सकती है और जो वन्य जीव का अवैध व्यापार है इससे कम हो जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ फार्मिंग और कैप्टिव ब्रीडिंग को प्रमोट करने की आवश्यकता है। So question है, as per the recent report of Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, which country is the largest importer of legally traded wildlife? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कानूनी रूप से कारोबार वाले वन्य जीवों का सबसे बड़ा आयातक है? यूएस, चाइना, इंडिया एंड जर्मनी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कौन सी कंट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर है लीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ की?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज यूएसए। अगली न्यूज़ है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की 5th एनिवर्सरी पर वर्चुअल ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया और इसको पीएम मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया। द समिट नेम्ड क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020, इसको यूके, यूनाइटेड नेशंस और फ्रांस ने चाइना और इटली के साथ पार्टनरशिप में इसको होस्ट किया है। और इस न्यूज़ को इन्फॉर्म करते हुए जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताए, जैसे कि उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ऐतिहासिक रूप से देखें तो यूएस, यूरोप और जो चाइना और भारत हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ये 25, 22, 13% और 3% रहा। यानी कि हिस्टोरिकली इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ऐतिहासिक रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, वो बहुत कम रहा है। और करेंटली इंडिया 6.8% जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनको कंट्रीब्यूट करता है। इसकी जो पर कैपिटा एमिशन है ये केवल 1.9 टन पर कैपिटा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इंडिया में 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसमें 17% आबादी रहती है। और इंडिया ने वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का 8% प्रिजर्व किया हुआ है और भारत में 24.56% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, वनों को संरक्षित किया हुआ है। इंडिया हैड कमिटेड टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भारत ने कमिटमेंट दिया था, अपने आईएनडीसी में कहा था कि 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। India has already achieved 21% of it and the remaining will be achieved in the next 10 years। तो भारत ने इसका 21% ऑलरेडी हासिल कर लिया है और अगले 10 वर्षों में बाकी भी हासिल कर लेगा। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020। उन्होंने जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 के बारे में भी बात की। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इकलौती ऐसी G20 कंट्री है जो अपने कमिटमेंट को मीट कर रही है। इस रिपोर्ट को पहले ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020 है। अच्छा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की हम बात करें तो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसको 196 पार्टीज ने अडॉप्ट किया था COP21 में ऑन 12 दिसंबर 2015 और ये 4 नवंबर 2016 में ये फोर्स में आया था। और ये UNFCCC यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है उसकी। COP26 जो है ये 1 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में राइज है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना है। सो क्वेश्चन है, पीएम मोदी एड्रेस्ड वर्चुअल ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन डैश एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने पेरिस जलवायु समझौते की वर्षगांठ पर वर्चुअल ग्लोबल क्लाइमेट समिट को संबोधित किया 1st, 3rd, 5th एंड 10th। तो कौन सी एनिवर्सरी पे किया गया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की ये समिट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5th। नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो बाइडन और कमला हैरिस इनको जॉइंटली टाइम्स मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट बनी है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है वो पहली महिला, पहली अफ्रीकन अमेरिकन और पहली एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की। और इससे पहले जो 45th यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इंडियन अमेरिकन गीतांजलि राव को पहली बार टाइम किड ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की हम बात करें तो ये पहले तो इंडिविजुअल को दिया जाता था लेकिन अब मल्टीपल पीपल को भी दिया जाने लगा है टाइटल। और इस ट्रेडिशन, ये जो नाम देने वाला ट्रेडिशन है पर्सन ऑफ द ईयर का, ये टाइम मैगजीन के द्वारा शुरू किया गया था 1927 में। इसके इनॉग्रल होल्डर है चार्ल्स लिंडबर्ग। तो चार्ल्स लिंडबर्ग ने जो है ये पहले बंदे हैं जिनको ये उपाधि मिली थी
1930 में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। और पिछले वर्ष टीनेज क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो काफ़ी चर्चा में थी, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया और वो पहली जो है इतनी यंग इंडिविजुअल विनर बनी थी इस टाइटल की। सो क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द टाइम्स मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, कमला हैरिस एंड बोथ बी एंड सी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए गाइस, कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस साल रनर अप रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19, इसको फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है और ये भारत की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड mRNA वैक्सीन कैंडिडेट है और इसको जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। और जो भारत का इंडसेपी मिशन है, इसने HGCO19 के डेवलपमेंट में सपोर्ट किया है, ग्रांट प्रोवाइड किया गया था। HGCO19 जो है ये माइस और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है और अब ये ह्यूमन ट्रायल्स के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। जिनोवा ने HDT बायोटेक कॉरपोरेशन सिएटल यूएसए के साथ काम किया था इस वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन जो होती हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसे? बाय मेकिंग प्रोटीन्स इन द बॉडी थ्रू द सिंथेटिक RNA ऑफ द वायरस। तो जो वायरस होता है उसका सिंथेटिक RNA के थ्रू जो है बॉडी में प्रोटीन डेवलप होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी बनती है शरीर में। They can be manufactured quickly and inexpensively under CGMP, current good manufacturing practice condition। तो इन वैक्सीन्स को जल्दी और सस्ते दामों पर जो है बनाया जा सकता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंडीशन के अंतर्गत और इनको जल्दी से अवेलेबल भी कराया जा सकता है फॉर मास वैक्सीनेशन। ये सेफ होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस होती है, नॉन इंटीग्रेटिंग होती हैं और डिग्रेडेबल होती हैं। दे कैन बी डिग्रेडेड बाय स्टैंडर्ड सेलुलर मैकेनिज्म। तो ये सेफ mRNA जो वैक्सीन होती हैं ये काफ़ी सेफ होती है। इंडसेपी, इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस थ्रू रैपिड वैक्सीनेशन डेवलपमेंट मिशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस इज अ फाउंडेशन और इसका पर्पस है कि वैक्सीन डेवलपमेंट में फंड प्रोवाइड करना। ये जनवरी 2017 में फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर्स हैं इंडिया, नॉर्वे, बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन और वेलकम ट्रस्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। अच्छा, कोविड-19 वैक्सीन जो अभी डेवलपमेंट में है कौन कौन से टाइप की हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहली है इनएक्टिवेटेड और वीकेंड वायरस वैक्सीन। तो जैसे पोलियो वैक्सीन होती है तो कुछ पोलियो वैक्सीन होती हैं जिसमें वीकेंड वायरस होता है और कुछ होती है जिसमें इनएक्टिवेटेड होता है। तो वायरस को वीक करके या इनएक्टिवेट करके इस्तेमाल किया जाता है ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो सके, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सके, लेकिन ये बीमारी को कॉज नहीं करता क्योंकि वायरस बहुत वीक होता है या इनएक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। तो ये हार्मलेस पोर्शन जो होता है वायरस का उसको लिया जाता है, उसकी प्रोटीन्स को लेकर और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है। इसके अलावा होती है वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो इसमें क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस को लिया जाता है ताकि वो बीमारी ना कॉज कर सके और फिर उससे कोरोना वायरस प्रोटीन को प्रोड्यूस करके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। और लास्ट होती है RNA और DNA वैक्सीन। तो इसमें क्या करते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड RNA या DNA लेते हैं वायरस का और इससे प्रोटीन जनरेट करके और फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी वैक्सीन बनी है मैसेंजर RNA वो ये 4th कैटेगरी की है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन उम्मीदवार HGCO19 विकसित किया है? बायोकॉन, जेनोवा, HDT बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज जेनोवा।
नेक्स्ट इज 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है ये शुरू हो चुका है देहरादून में 11 दिसंबर से और ये आज समाप्त हो जाएगा। इसकी थीम है इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, अडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एसेलरेशन। तो इसका विषय जो है वो इमर्जिंग पाथवे फॉर अ रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, अनुकूलन, नवाचार और गतिवृद्धि है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल है ये इसको होस्ट कर रहा है 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट को। SMDS ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव का। पहला जो फर्स्ट सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है ये 2011 में नैनीताल में हुआ था और जो 8th वाला है वो शिलोंग मेघालय में हुआ था और जो 9th समिट है ये देहरादून में हुआ है। IMI is a network platform working for concerns of Indian Himalayan region and its people and it is led by civil society। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र और इसके लोगों की चिंताओं को कम करने वाला एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है और इसका नेतृत्व नागरिक समाज के द्वारा किया जाता है। So question is where did 9th Sustainable Mountain Development Summit start on 11 December 2020? 11 दिसंबर 2020 को 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? देहरादून, शिलोंग, ईटानगर एंड दिसपुर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि देहरादून। फर्स्ट हुआ था नैनीताल पे और जो 8th है वो हुआ था शिलोंग में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूनिसेफ डे। ये हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1946 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, क्रिएशन हुआ था और ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। जब ये फॉर्म हुई थी तो एज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड फॉर्म हुआ था। लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड रख दिया गया, लेकिन जो एब्रीविएशन था वही रहने दिया। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में लोकेटेड है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है हेनरीटा H. फोरे हैं और ये चिल्ड्रन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और उन पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और इंक्लूजन से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन है हु इज़ द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ के वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरीटा H. फोरे, गाय राइडर, डेविड मेल्पास एंड ऑड्रे अजोले। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है दैट इज हेनरीटा H. फोर। और जो गाय राइडर हैं ये ILO के हेड हैं, ठीक है। और अभी आपको याद होगा कि ILO की जो चेयरमैनशिप है वो किसको मिली है? भारत को मिली है। और करंट ILO के चेयरमैन जो हैं वो कौन बने हैं? इंडिया के जो लेबर सेक्रेटरी हैं, लेबर सेक्रेटरी जो हैं कौन है? अपूर्व चंडेला, ये बने हैं। ये न्यूज़ में था, मैंने अपॉइंटमेंट्स वाली वीडियो में भी आपको डिस्कस करा था। डेविड मल्पास जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भी यही प्रेसिडेंट हैं। ऑड्रे अजोले जो हैं ये यूनेस्को के प्रेसिडेंट हैं। ऑड्रे अजोले जो है यूनेस्को की प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है और 12 फरवरी 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मार्क किया। UN चार्टर का जो आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है, ये कहता है मेंबर स्टेट से कि अगर कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सेटल किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब है कि कोई भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और ऐसा करने से क्या होता है कि जो पीस एंड सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथन होती है ग्लोबल लेवल पे। उन देशों में भी शांति रहती है और ग्लोबल लेवल पे भी शांति और सिक्योरिटी रहती है। ये पीसफुल, फ्रेंडली और म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस बनाने में मदद करता है देशों के बीच में। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि डिप्लोमेटिक एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स फ्रॉम टर्निंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि निवारक कूटनीति का मतलब है विवादों को संघर्षों में बदलने से रोकना जब भी वे होते हैं और संघर्षों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राजनयिक कार्रवाई करना। क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 1 मई, 12 दिसंबर एंड 16 सितंबर।
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, इसको मे डे के नाम से भी जाना जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन डे के नाम से जाना जाता है। 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 दिसंबर 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, कंट्रीज को कहा जिसमें कि भाई जल्दी से आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की और जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएं। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है यूनिवर्सल यानी कि सभी के लिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं वो क्वालिटी वाइज भी हो और अफोर्डेबल भी हो, मतलब सस्ती दरों पे भी हो, मतलब जिसको अफोर्ड कर सके लोग, सभी को हो, सभी जगह हो, एज एन एसेंशियल प्रायोरिटी। 12 दिसंबर 2017 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि 12 दिसंबर को भाई इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाएगा। इस दिवस का जो एम है ये है कि भाई जो भी हेल्थ सिस्टम है वो रेजिलिएंट बनाया जाए और सभी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान की जाए। 2020 की इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखें। टू एंड दिस क्राइसिस एंड बिल्ड अ सेफर एंड हेल्दियर फ्यूचर, और इस संकट को समाप्त करें और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने के लिए वी मस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अस ऑल, तो हमें स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करना चाहिए जो हम सभी की रक्षा करे। तो अगर हम इंडिया के टर्म्स में देखें तो हेल्थ और एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम था, इसको थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 12 दिसंबर एज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में कब घोषित किया? 2012, 2017, 2018 एंड 2019। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2017 को डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज बजरंग पुनिया एंड एलावेनिल वलारवीन विन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एट फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो है घोषित किए गए हैं। इसमें अनिल कुंबले की जो एंटरप्राइज है तेनविक स्पोर्ट्स, इसको बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर में अवार्ड दिया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इन दोनों को बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का अवार्ड जो है दिया गया है। सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को बेस्ट पैरा एथलीट अवार्ड मिला है। वही राधाकृष्णन नायर जो है एथलेटिक्स के, उन्होंने कोच ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। मध्य प्रदेश ने बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वन बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड एट फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल पुरस्कार जीता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो कौन सा स्टेट है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज 5th इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कॉपरेशन वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को 5वीं भारत और म्यांमार के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी जो ड्रग कंट्रोल कॉपरेशन पे थी। इसमें भारत के डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के राकेश अस्थाना, उन्होंने इंडियन साइड को लीड किया। वहीं जो मीटिंग हुई थी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल म्यांमार के बीच में मीटिंग हुई थी। इन्होंने हीरोइन और एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स ATS के जो भी ट्रैफिकिंग होती है इसके बारे में उन्होंने चर्चा की, और साथ ही याबा टैबलेट्स जो बेसिकली म्यांमार से जो स्मगल की जाती हैं, जिसको लोकली याबा टैबलेट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो असली नाम है वो मेथाम्फेटामिन है,
और मेथाफेटामाइन जो है ये याबा टैबलेट्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है, ये भी डिस्कस हुआ। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि DRI का जो 63rd फाउंडेशन डे जब सेलिब्रेट हुआ था, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 जो है वो रिलीज़ की। और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि जो गांजा और चरस हैं ये सबसे ज़्यादा इनको सीज किया गया है, इनका सीजर हुआ है अंडर दी NDPS एक्ट इन 2019-20, और वहीं ओपियम जो था ये दूसरे स्थान पर था। और ट्रेंड भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में देखा गया है बदलता हुआ, कि पहले जो मतलब जो सीजर्स होते थे वो बॉर्डर एरियाज से होते थे, लेकिन अभी जो सीजर्स हैं वो जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों से देखे गए हैं। तो वो इंटरनली भी इंडिया को जो है इंटरनली भी वहाँ पे स्मगलिंग पहुँच गए हैं, सीजर्स के केसेस देखे गए हैं। तो भारत की सिक्योरिटी पे जो है यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन रेज करता है। Both countries agreed for the timely exchange of intelligence information to conduct follow-up investigation in drug seizure cases। तो दोनों देशों ने कहा कि ड्रग जब्ती मामलों में ये एक दूसरे को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करेंगे। They also agreed to border level officers, field level officer meetings on a regular basis। उन्होंने कहा कि सीमा स्तर के अधिकारियों, फील्ड स्तर के अधिकारियों की बैठकें जो हैं वो रेगुलर तौर पर की जाएंगी। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है काफ़ी पोरस है, ठीक है। उसके पोरस नेचर के कारण क्या होता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। सो वहाँ पर प्रॉपर जो है बॉर्डर सीलिंग नहीं है। नाउ ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू द मैरीटाइम रूट इन बे ऑफ बंगाल हैज़ इमर्ज एज अ न्यू चैलेंज। तो अब जो है ट्रैफिकिंग जो है ये मैरीटाइम रूट से की जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ से ये ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये भी एक मेजर चैलेंज के रूप में उभर रहा है। 6 इंडिया और म्यांमार बायलैटरल मीटिंग जो है 2021 में होगी। अच्छा, इंडिया के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। सो आर्टिकल 47 जो है भारत का, उसमें डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी में दिया हुआ है कि जो भी हार्मफुल और नॉन मेडिकल कंजप्शन ऑफ ड्रग्स हैं उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए एक लॉ भी बनाया गया है, इसीलिए आर्टिकल 47 में कहा गया है। वहीं ड्रग्स जो हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में प्लेस्ड है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कल्टीवेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है या सेल है ओपीएम का फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, ये यूनियन लिस्ट में रखा गया है, तो इसको सिर्फ सेंटर लेजिस्लेट कर सकता है। वहीं जो ड्रग्स हैं इनको क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है तो स्टेट और सेंटर दोनों रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन ओपीएम के हम कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल की हम बात करें एक्सपोर्ट पर्पस के लिए तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन सी लॉज और एजेंसीज बनाई गई हैं इस चीज़ से डील करने के लिए। तो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 ये बनाया गया था, NDPS एक्ट, जिसके अंतर्गत नारकोटिक ड्रग्स यानी कि जो भी नशीली दवाएं हैं, जो भी मादक पदार्थ हैं, और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं ये भारत में इसको प्रोहिबिट करता है अगर मेडिसिन और साइंटिफिक पर्पस के अलावा अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल एजेंसीज हैं जो इस एक्ट को एनफोर्स करती हैं, जिसमें DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शामिल हैं। इन 2016 a नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD वाज एस्टैब्लिश। 2016 में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया जो है 3 UN कन्वेंशन विच आर रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इनका सिग्नेटरी है। ये सभी चीज़ें जो हैं, जब मैंने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था। तो इंडिया ने जो है, इंडिया इज़ अ पार्टी टू 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसके अलावा 1971 का जो कन्वेंशन है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में, इंडिया उसका भी सिग्नेटरी है। और 1988 कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इसका भी भारत जो है वो पार्टी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया एग्रीड फॉर टाइमली एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन इन ड्रग सीजर केसेस। ड्रग जब्ती मामले में अनुवर्ती जांच करने के लिए भारत के निम्नलिखित पड़ोसियों में से
किसने खुफिया सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान के लिए सहमति व्यक्त की है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, दैट इज म्यांमार। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं और सारी न्यूज़ जो है डिटेल में देख ली हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप आप डेली करंट अफेयर्स रोजाना फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, आपका रिविजन भी अच्छा हो रहा होगा। और डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए और साथ ही जो मंथली मैगजीन आती है उससे भी रिविजन करिए, आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के लिए बेहतर होगी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।